Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. As you know, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास करने वाले हैं और ये जो क्लास है आपका वो आपका 12th क्लास है। ऑलरेडी हमने इसमें 11th क्लासेस कर लिया है, जिसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कवर अप कर रहे हैं। यूनिट 3 में भी हम थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, सॉरी सेकेंड टॉपिक कर रहे हैं CPU शेड्यूलिंग। और थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा डेडलॉक के बारे में होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डेडलॉक पे बेसिस होगी सारी। ओके तो उसके बाद फिर हम यूनिट 4 पे जंप करेंगे एंड देन वी कवर अप विद यूनिट 5 ईयर। उससे पहले अगर मैं आज के टॉपिक की बात करती हूँ तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमने सीपीयू शेड्यूलिंग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सीपीयू शेड्यूलिंग के रेफरेंस में। आज भी जो हम डिस्कस करेंगे वो सीपीयू शेड्यूलिंग को ही कंटिन्यू करते हुए करेंगे, जिसमें हम डिफरेंस प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को डिस्कस करने वाले हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी उसको डिस्कस करने वाले हैं। विद रेफरेंस टू दैट वी आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। बट बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें एक्चुअली। So here the first topic for the session we have is difference between primitive and non-primitive scheduling. हमें डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये 2012 एंड 13 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस। So here we have a points that first point we will continue with a first primitive scheduling, then other we'll discuss non-primitive scheduling, then again we will discuss primitive and then non-primitive. So as compared to that, you will be learning in easy manner that what were the differences between those. So here the primitive scheduling allow a process to be interrupted in the midst of its execution, taking the CPU away and allocation it to another process. तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो होता है वो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आपको अलाउ करता है एक प्रोसेस को कि वो इंटरप्ट करे एग्जीक्यूशन के बीच में, और वो सीपीयू को एलोकेशन से एलोकेटिंग से थोड़ा दूर ले जाता है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर प्रोसेस। नॉन कंपेयरिंग टू द नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो होता है दैट नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंश्योर्स दैट अ प्रोसेस relinquishes control of the CPU only when it finishes its current CPU burst। जैसे ही नॉन प्रिमिटिव में पहले अपना वो करंट बर्स्ट को कंप्लीट करता है, करंट प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उसके बाद वो सेकेंड वाले में जंप करता है। तो दैट व्हाट इट इज़ इन इम्पॉर्टेंट कि पहले वो अपने वाले को करंट वाले को कंप्लीट करेगा, फिनिश करेगा, तभी वो दूसरे CPU बर्स्ट में जाएगा। So the first difference between those is primitive scheduling allow a process to be interrupted in the midst of its execution, taking the CPU away and allocating it to the another process. And with respect to the non-primitive scheduling ensures a process relinquishes control of the CPU only when it finishes with its current CPU burst here. Now the second point with reference to this only we have here, the primitive scheduling incurs a cost associated with access shared data। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो होती है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आपकी जो है वो एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है जो कि आपका एक्सेस शेयर डेटा को एक्सेस करता है। नॉन प्रिमिटिव की बात करती हूँ तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग डज नॉट इंक्रीज द कॉस्ट। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आपका कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है जब आप शेयर डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, बट नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो होती है वो इंक्रीज नहीं करता कॉस्ट को। primitive scheduling का थर्ड पॉइंट वी हैव इज इट आल्सो अफेक्ट्स द डिज़ाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के डिज़ाइन को भी अफेक्ट करता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। Whereas in non-primitive scheduling, it does not affect the design of operating system kernel। तो operating system kernel के डिज़ाइन को affect करता है आपका primitive scheduling, और non-primitive scheduling जो होता है वो affect नहीं करता आपके डिज़ाइन को operating system kernel के। फोर्थ वाला है आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात करें तो दैट इज सिंपल बट वेरी इनएफिशिएंट। आपका ये जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट एज कम्पेयर टू द नॉन प्रिमिटिव हेयर, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो होती है वो आपकी सिंपल होती है और बट वो वेरी इनएफिशिएंट भी होती है। The fifth point and the last point for the reference to the difference between the primitive and non-primitive scheduling here. The fifth point is examples of primitive scheduling. The examples of primitive scheduling we have राउंड रोबिन मैथड। राउंड रोबिन मैथड हम जो अभी तक लगा चुके हैं उसके एग्जांपल्स भी लगाए, उसके क्वेश्चंस भी लगाए हैं।
तो राउंड रोबिन मेथड जिसे हम RR मेथड भी बोलते हैं वो आपका एग्जांपल है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के लिए। और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के लिए अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड। जो सबसे पहले आएगा उसको पहले सबसे पहले सर्विस रिसोर्स अवेलेबल की जाएगी। जो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा और जो बाद में आएगा वो उसके बाद में जाएगा। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड है। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अगर रेफरेंस में बात करते हैं, अभी तो ये तो डिफरेंसेस की बात की है, बट इन रेफरेंस टू दैट अगर कोई पूछता है डिफाइन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग या डिफाइन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में आप बता सकते हो दैट प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज अलाउ अ प्रोसेस टू बी इंटरप्ट इन द मिडस्ट ऑफ द executions and that taking the CPU away and the locating it to the another process. As well as primitive scheduling in occurs a cost associated with the access shared data. It also affects the designs of operating system kernel, as well as a primitive scheduling is more complex. So the examples of primitive we have is round robin method that you can explain that, and even though primitive scheduling is more complex compared to the non-primitive, and it is also affect the design of the operating system kernel as compared to the non-primitive scheduling. Yeah. With respect to the non-primitive scheduling, if they had asked you about define explain non-primitive scheduling, you can express that non-primitive scheduling ensures that a process relinquishes the control of the CPU on when it finishes with its current CPU burst, as well as non-primitive scheduling does not increase the cost as non-primitive is a simple and but using a very inefficient, and that it does not affect the design of the OS kernel. As well as examples अगर हम नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसे हम कहते हैं, जिससे हम FCFS बोलते हैं। तो FCFS मेथड जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। ओके, दैट व्हाट यू कैन डिफाइन एज व्हाट दे हैड आस्क यू। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये भी बहुत बार पूछा गया है। मल्टी लेवल में जहाँ पे मल्टीपल लेवल फीडबैक आपकी क्यू होती है, जहाँ पे हम शेड्यूलिंग के रेफरेंस में एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं, दैट विल डिस्कस हियर ओनली। So here in the multi-level feedback queue scheduling algorithm that allows a process to move between the queue, ये आपका जो multi-level feedback queue algorithm scheduling algorithm है, ये आपका allow करता है process को कि वो move कर सके queue में। queue एक आपका इस तरह से होता है जो fast आता है, second आता है, third आता है, fourth आता है, इस तरह से queue रहता है, तो उसमें आप वो move कर सकता है process। MFQ जिसे हम multi level feedback queue बोलते हैं, that is idea to separate the process with different CPU burst time. If a process uses too much CPU time, so basically it allows to the process to move between the queue, and that MFQ is the idea to separate a process with different CPU burst time. If the process too much CPU time, it will move to a lower priority queue here. तो जैसे कि अगर आप प्रोसेस आपका इन बिटवीन क्यू अगर है, और आपका जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो होता है, ये आपको एक ऐसा आइडिया देता है कि वो सेपरेट कर देता है प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू बर्स्ट टाइम के लिए। और यहाँ पे प्रोसेस अगर आपका बहुत ज़्यादा सीपीयू टाइम ले रहा है तो फिर वो आपको नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी क्यू में उसको मूव कर देता है। ईच प्रोसेस में स्टार्ट एट द टॉप लेवल क्यू, हर एक प्रोसेस जो है वो टॉप लेवल क्यू से ही स्टार्ट करता है। इफ द प्रोसेस इज कंप्लीट विद इन द गिवन टाइम स्लाइस, अगर वो प्रोसेस जो है वो जो उसको पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड दिया है, 1 मिनट दिया है, तो जिस हिसाब से उसको टाइम स्लाइस दिया है अगर उसमें वो कंप्लीट कर देता है, डिपार्ट द सिस्टम, जैसे अगर उसने कंप्लीट कर लिया पूरा प्रोसेस तो वो डिपार्ट कर देता है, मतलब आगे बढ़ जाता है, छोड़ देता है सिस्टम को। प्रोसेस दैट नीड मोर देन वन टाइम स्लाइस मे बी रीअसाइंड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द लोअर प्रायोरिटी क्यू व्हिच गट्स द लोअर परसेंटेज ऑफ द प्रोसेस टाइम है। तो बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी का अगर 1 मिनट का है प्रोसेस और उसको 1 मिनट टाइम असाइन किया गया है, तो 1 टाइम असाइन किया उसने, जैसे ही कर लिया कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो फिर डिपार्ट कर देगा, छोड़ देगा उस सिस्टम को। बट फॉर एग्जांपल 2 मिनट का किसी का है, तो अगर उसको सिर्फ 1 ही मिनट मिला है तो 1 मिनट में वो जितना 1 मिनट में कवर अप कर सकता है उतना कवर अप कर लिया उसने, बचेगा 1 मिनट, उसको डिपार्ट करेगा, दूसरे प्रोसेस को देगा, तीसरा प्रोसेस देगा, फोर्थ प्रोसेस देगा, जिस हिसाब से उसने असाइन किया होगा। और फिर उसके बाद फिर जैसे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे अपने 1 1 मिनट के ड्यूरेशन कंप्लीट
कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर से वो फर्स्ट प्रोसेस था जिसने एक्चुअली में भी 1 मिनट का उसका टाइम बचा हुआ है, मतलब प्रोसेस बचा हुआ है, तो फिर वो वहाँ पे भी कंप्लीट करके सेकेंड टाइम पे प्रोसेस एसेस करेगा, उसके बाद फिर उसको कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद तब डिपार्ट करेगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो डिपार्ट भी नहीं करेगा, और भले ही उसको मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस करना पड़े। ओके, टाइम स्लाइस चाहिए अगर मल्टीपल भी टाइम तो भी वो लेगा, मगर यूज़ करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तब डिपार्ट करेगा। इफ द प्रोसेस इज स्टिल नॉट फिनिश्ड, अगर मान लो 2 बार में उसने किया, 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, मान लो 3 मिनट का था या 30 सेकेंड्स का था और 10 सेकेंड्स का ड्यूरेशन मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 मिनट में भी, 2 मिनट में भी नहीं हुआ। इफ द प्रोसेस इज स्टिल नॉट फिनिश आफ्टर हैविंग रन फ्यू टाइम्स इन द क्यू, इट मे बी मूव्ड टू येट अनदर लेवल एंड इन द क्यू। तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम पे मान लो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल 50 सेकेंड्स का है प्रोसेस, ठीक है, तो उसने 10 सेकेंड का ड्यूरेशन लिया, फिर अगेन कुछ प्रोसेस के बाद फिर उसको 10 सेकेंड का मिला, फिर कुछ प्रोसेस के बाद फिर उसको 10 सेकेंड्स का मिला, फिर कुछ प्रोसेस के बाद फिर उसको 10 सेकेंड्स का मिला। तो जब तक वो पूरा अपना 50 सेकेंड्स का कंप्लीट नहीं करता, तब तक वो अपने सर्टेन प्रोसेस जो भी उसके प्रोसेस एसेस कर रहे हैं, उसके प्रोसेस के बाद फिर से वो अपना उतना ही टाइम लेगा जितना ऑलरेडी सबको प्रोसेस को मिला है, वंस जो उसको भी मिला था, तो वो उसको कंप्लीट करने के बाद ही वो आगे मूव ऑन करेगा, फर्दर मूव ऑन करेगा, सो दैट कि उसका अपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर ले। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो क्यू में आता रहेगा और करता रहेगा, लोअर लेवल क्यू पे चला जाएगा, फिर कंप्लीट करेगा, फिर अगर कंप्लीट हो जाता है तो डिपार्ट कर देगा, नहीं कंप्लीट होता है फिर अगर दूसरे लोअर लेवल क्यू में जाएगा, उसके बाद वहाँ पे कंप्लीट करेगा, वहाँ पे भी कंप्लीट नहीं होता फिर लोअर लेवल में जाएगा, फिर लोअर लेवल में जाएगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो डिपार्ट नहीं करता सिस्टम को। दैट व्हाट आई वांट टू से, एंड दैट मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम said. Now moving on to the next question that we have here, the question that we have to deal here. In the question we have, consider a variant of round robin scheduling algorithm. आपको variant round robin algorithm का schedule देखना है, in which the entry in the queue ready queue are pointers of the that process. What would be the effect of putting the two pointers to be the same pointer at the ready queue? What would be the two major advantages and disadvantages of this scheme? तो आपको बेसिकली राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपको देखना है, जब वो एंट्री होता है रेडी क्यू में रहता है तो उसके पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, तो वो 2 पॉइंटर्स क्या इफेक्ट करते हैं आपको वो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2 पॉइंटर्स क्यों रखे जाते हैं वो भी बताना है, उसके साथ साथ फिर एडवांटेजेस ऑफ राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का बताना है और डिसएडवांटेजेस ऑफ राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का बताना है। तो फर्स्ट विल डिस्कस कि वो जो 2 पॉइंटर्स होते हैं वो क्या इफेक्ट करते हैं। द इफेक्ट ऑफ पुटिंग 2 पॉइंटर्स टू द सेम प्रोसेस, एक सिंगल प्रोसेस में 2 पॉइंटर्स होते हैं, वो इफेक्ट क्या करते हैं इन द रेडी क्यू इज दैट द प्रोसेस वुड बी रन टाइम ट्वाइस एज मेनी टाइम्स। तो बेसिकली क्योंकि प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो गया तो अगर कंप्लीट नहीं होता तो दोबारा भी वो होता है, फिर तिबारा भी होता है, 4 बार 5 बार 6 बार मल्टीपल टाइम्स होता है। तो इसी वजह से वो 2 पॉइंटर्स जो होते हैं वो इफेक्ट यही करते हैं कि सेम प्रोसेस जो होता है उनका जब रेडी क्यू में रहते हैं तो उनका जो प्रोसेस होता है वो रन एक बार नहीं दोबारा, फिर जितनी बार उसका कंप्लीट नहीं होता वो प्रोसेस तब तक वो कंप्लीट कर सकता है, उसको जितनी बार आना चाहे जितनी बार वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो टाइम स्लाइस उसको ले सकता है, यूज़ कर सकता है, अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। इस वजह से वो 2 पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया है। Now dealing with the advantages of round robin algorithm scheduling algorithm and disadvantages of round robin scheduling algorithm that we have to discuss here is, so the advantages of round robin scheduling algorithm we have, the first advantages, there are the 3 advantages first of all, and first advantages we have is it would allow the user to prioritize more important process. So basically आपका ये अलाउ करता है कि यूज़र जो है वो प्रायोरिटाइज कर सके अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मान एग्जाम्पल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, मेरा मान लो प्रोसेस 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो वो आपका आप उसको पहले कंप्लीट करवाना चाहो तो करवा सकते हो, उसको प्रायोरिटाइज में रख सकते हो। सेकेंड इज इट प्रिवेंट स्टार्वेशन ऑफ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस, और ये आपका स्टार्वेशन को प्रिवेंट करता है, स्टार्वेशन से बचाता है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए एज कम्पेयर व्हेन द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस आर डन। The third advantage is we do not have to change the scheduling algorithm, और हमको इसके लिए कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से भी ये इसका एडवांटेजेस है। सो 3 advantages of round robin scheduling algorithm, first would be it would allow the user to prioritize more important process. Second would be it prevents starvation of lower priority processes, and the third would be we do not have to change the scheduling algorithm. Now talking about the disadvantages of round robin scheduling algorithm here.
There are the two disadvantages we have is first will be context switching will now have a larger effect than it did before. Context switching जो है आपका उसके अब ज़्यादा effect है as compared to the before. Okay, तो ये पहला disadvantages है. Second आपका है remaining process from the running queue is not significantly harder as you would have to reach through search through the whole list. बेसिकली रिमेनिंग जो आपका रिमेनिंग जो आपके प्रोसेसेस होते हैं रन करते हैं क्यू में, वो आपका एक सिग्निफिकेंटली हार्डर ही हो जाता है कि उसको आप कंप्लीट कर सको, सर्च करो फिर उसके बाद पूरे होल लिस्ट से, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए डिसएडवांटेजेस है आपका. Now here we have a question that we have to perform and that we have to solve here. The question we have is list various performances criteria for the scheduling algorithm. Scheduling algorithm के लिए आपको process various दिए हुए हैं, 5 processes हैं, process A, process B, process C, process D and process E. Requires the CPU burst आपका है 35255 and unit respectively. The arrival time उनका arrival time system में है 0, 1, 3, 9, 12 respectively. Draw a Gantt chart, आपको Gantt chart बनाना है and compute the average turnout time. average turnout time निकालना है, average waiting time निकालना है of this process for the shortest job first, SJF जिसे कहते हैं, shortest job first आपको निकालना है and shortest remaining time first, that is SRTF, that is shortest time remaining time first scheduling algorithm. इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो 11 और 12 में पूछा गया. ये टेबल मैंने अभी खुद बनवाई है, तो ये बेसिकली इन्होंने टेबल कुछ बना के नहीं दिया है, तो अब जैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे हमें प्रोसेसेस दिए ABCDE, तो उस तरह से प्रोसेस का एक कॉलम होगा. सेकेंड आपका यहाँ पे CPU बर्स्ट दिया है, तो CPU बर्स्ट का एक कॉलम होगा एंड बस टाइम का कॉलम होगा, और एक आपका जो होगा थर्ड वाला ये वाली दी है, तो ये आपका है अराइवल टाइम का, तो अराइवल टाइम का एक कॉलम होगा. ओके, एज व्हाट दे हैड मेंशन्ड हियर. तो उसके हिसाब से हम फिर देखेंगे, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाएंगे प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस दिए थे ABCDE, तो ABCDE लिखा है. बर्स्ट टाइम उन्होंने दिया था 35255 रिस्पेक्टिवली, तो उसी अकॉर्डिंग हमने लिखा है. अराइवल टाइम 0, 1, 3, 9, 12 था, तो उसी हिसाब से हमने लिखा है. तो प्रोसेस A के लिए आपका बर्स्ट टाइम है 3 और अराइवल टाइम है 0. प्रोसेस B के लिए आपका बर्स्ट टाइम है 5, अराइवल टाइम है 1. प्रोसेस C के लिए आपका बर्स्ट टाइम है 2 और अराइवल टाइम है 3. प्रोसेस डी के लिए बर्स्ट टाइम है 5 और अराइवल टाइम है 9. प्रोसेस ई के लिए बर्स्ट टाइम है 5 और अराइवल टाइम है 12. तो ये आपके एक टेबल है जो कि एक्चुअली में उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने बनाया है. नाउ इसके रिस्पेक्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो पहले तो हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के रेफरेंस में गैंट चार्ट बनाएंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे, उनका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे. उसके बाद फिर हम विद रिस्पेक्ट टू द SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के शेड्यूलिंग के हिसाब से फिर हम सेम गैंट चार्ट निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे, रन अराउंड टाइम निकालेंगे. उस तरह से हम उसको भी सॉल्व करेंगे जो उनका प्रोसेस है. नाउ वी गोना गो अहेड हियर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं SJF, दैट इज़ योर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ईयर, एंड ये गैंट चार्ट बना है. यहाँ पे हमारे प्रोसेस जो थे ABCDE, तो हमारे पास 5 प्रोसेस थे, ABCD एंड E, ये 5 प्रोसेस थे, तो 5 प्रोसेस के लिए ही बनेगा. अब बोला गया था वहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट के लिए हमारे पास जो प्रोसेस A के लिए था 3 था, तो 0 से 3 उनको दे दिया हमने. तो 3 था तो 3 हो गया, कंप्लीट हो गया. अब 3 से 2 दैट इज़ योर, उसके बाद 3 के बाद हमारा जो सबसे छोटा था प्रोसेस वो आपका 3C था, जो इसके पास 2 ही था, तो हमने 3 से 4 एंड 5 में हमने इनको सी को कंप्लीट कर दिया. उसके बाद हमारा जो 5 से 10, 5 आपका B के लिए 5 मार्जिन था, तो हमने 5 से 10 उनको देकर उनको कंप्लीट कर दिया. फिर 10 से 5 इसे प्रायोरिटाइज किया गया है, जैसे कि मैंने बोला था कि जो इंपॉर्टेंट पहले होगा उसको सॉल्व कर दिया. 10 से 15 फिर हमारे जो D के लिए भी 5 था, तो फिर हमने 5 इसके लिए भी दे के उसको कंप्लीट कर दिया है. फिर 15 से 20 E के लिए भी 5 था, तो हमने उसको भी कंप्लीट कर दिया. तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा गैंट चार्ट का, दैट विल बी ACBDE. तो उस तरह से 0 से 3 A को दिया है, 3 से 5 C को दिया है, 5 से 10 B को दिया है, 10 से 15 D को दिया है, 15 से 20 E को दिया है. ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से हमने दिया है, जिससे हमारा रिपीट कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है, वो एट अ टाइम वो कंप्लीट हो चुका है. अब वेटिंग टाइम के लिए बात करते हैं. जब वेटिंग टाइम निकालते हैं तो प्रोसेस यहाँ पे दिए हुए हैं ABCDE प्रोसेस टाइम के लिए. अब वेटिंग टाइम जो हमारा निकलेगा दैट इज हियर इज 0. अराइवल टाइम क्योंकि 0 था, तो फिर उसने जो वेटिंग भी टाइम उसका 0 ही था, उसने ज़्यादा वेट नहीं किया, तो वेटिंग टाइम उसके लिए प्रोसेस A के लिए 0 है. प्रोसेस B के लिए अगर मैं बात करती हूँ वेटिंग टाइम के लिए, तो वो आपका है क्या, दैट इज़ योर 4 है. क्यों 4 है, क्योंकि बर्स्ट टाइम इसका 0 था,
सॉरी वेटिंग टाइम इसका 0 था एंड बस टाइम 4 है, क्योंकि अगर मैं 5 में 4 माइनस बस टाइम और अराइवल टाइम माइनस करती हूँ तो आई विल गेट दिस ओनली। बस सी प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो सी प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम आपका 0 है, डी प्रोसेस के लिए आपका वेटिंग टाइम 1 है और आपका ई प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम जो है वो 3 है। तो ये इस तरह से हमने निकाला है। अब नाउ विद रेफरेंस टू दिस ओनली हम इसके हिसाब से जो आगे क्वेश्चन करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम में भी हमने आपको बताया था जो आपके वैल्यूज दिए होते हैं उसको आपको सम करना होता है। सम करना मतलब प्लस करना होता है और जितने क्वांटिटीज होंगे 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज है तो 5 से हम उसे डिवाइड कर देंगे। सो मैंने क्या लिखा 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3, 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 जो हमारी वैल्यूज थी अपॉन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया है। अब इसको प्लस करेंगे 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5 प्लस 1 सॉरी 5 प्लस 3 दैट इज 8, तो 8 हो गया, नीचे 5 था तो 8 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो विल गेट 1.6। कैसे 5 1 5 5 1 5 बचा यहाँ पे कितना 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, थर्ड 3 के आगे 0 बनेगा तो 30 हो गया एंड दैट इज 6। मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ जिनकी थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है उनके लिए। 5 1 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 3 है, 3 5 से जाता नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 5 6 30 तो 0 आएगा। तो 1.6 विल बी द आंसर, दैट इज योर एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो आपका 1.6 है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्न अराउंड टाइम हियर, टर्न अराउंड टाइम देख सकते हैं आप। टर्न अराउंड टाइम जो है दैट इज टीटी जिसे हम कहते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम जो हम निकालेंगे, यहाँ पे प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी एंड प्रोसेस सी। अब टर्न अराउंड टाइम के बारे में बात करते हैं तो वेटिंग टाइम हमारा 0 था इसके लिए और आपका जो ये ना बस टाइम था वो 3 था, तो 0 प्लस 3 हमारा क्या आएगा 3 आएगा। प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं तो प्रोसेस के लिए हमारा वेटिंग टाइम जो था वो 4 था और हमारा जो बस टाइम था वो हमारा 5 था, तो 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वेटिंग टाइम को और बस टाइम को प्लस कर रहे हैं तो हमें टर्न अराउंड टाइम मिल रहा है। ओके दिस इज टी। तो हम सी प्रोसेस के लिए हमारा जो वेटिंग टाइम था वो 0 था और आपका जो बस टाइम था वो आपका 2 था, तो 0 प्लस 2 दैट इज 2 हियर, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। प्रोसेस डी के लिए बात करते हैं। प्रोसेस डी के लिए वेटिंग टाइम हमारा जो था वो 1 था और आपका जो बस टाइम था वो आपका 5 था, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6 है, तो टर्नअराउंड टाइम क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद हमारा प्रोसेस ई के लिए बात करते हैं। तो प्रोसेस ई के लिए हमारा जो वेटिंग टाइम था वो 3 था और आपका जो बस टाइम था वो 5 था, तो 3 प्लस 5 दैट इज 8 हियर। तो हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम आया प्रोसेस ए के लिए हमारे पास 3 आया, प्रोसेस बी के लिए 9, प्रोसेस सी के लिए 2, प्रोसेस डी के लिए 6 एंड प्रोसेस ई के लिए दैट इज 8। अब एवरेज टर्न आउट टाइम निकालेंगे तो हम इन सबको ऐड करेंगे, 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 और जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है दैट इज 1 2 3 4 5 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 5। और इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 9 दैट इज 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14, 14 प्लस 6 वी हैव 20, 20 प्लस 8 दैट इज 28, तो 28 अपॉन 5। अब इसको डायरेक्ट कैसे 5.6 आ रहा है आंसर, इसको मैं भी करके दिखाती हूँ कुछ बच्चों को जिनकी मैथ्स थोड़ी सी शायद कमज़ोर होगी। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो 25 जाएगा, 28 में 5 गया तो बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 ज़ा 30 होता है, तो दैट विल बी 5.6, 5.6 विल बी द एवरेज टर्न अराउंड टाइम हियर, सो दिस विल बी द राइट आंसर हियर। एंड अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात करते हैं तो 1.6 था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं दैट इज 5.6 हियर। Now moving ahead with this question that we have to discuss here is, so here we have the second one that is SRTF, और SRTF हमने already बताया था आपको, that is shortest remaining at time first here, so that is the Gantt chart उनके लिए बनाएंगे। तो we have here 0 this is A C B D E, तो A C B D 0 से 3 A में दिया है, 3 से 5 आपका C दिया है, 5 से 10 जो है वो आपका B दिया है, 10 से 15 D दिया है और 15 से 20 E दिया है। तो वंस एक टाइम पे एक प्रोसेस आया दैट इज ए सी बी डी ई। एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज सेम एज एस जी एफ, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऐसे ही सेम निकलेगा जैसा भी हमने एस जी एफ में निकाल के दिखाया है, सेम ही है, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम लेगा तो फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो सेम ही प्रोसेस है, सेम तरह से करना है आपको, तो एवरेज वेटिंग टाइम भी वहाँ से निकालिएगा और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी वैसे ही निकाल के अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपका देखिए वो निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं निकालोगे या फिर छोड़ दोगे सिर्फ गैंट चार्ट बना के तो नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप वैसे ही सेम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालो और अपना प्रैक्टिस एक तरह से कर लो।
द नेक्स्ट वन वी हैव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज क्या है? तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की अगर हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया विल चेंज। जैसे सिस्टम चेंज होता है वैसे ही आपका सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो है वो भी चेंज होता है। तो ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होगा। पहले क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो द फर्स्ट क्राइटेरिया वी हैव थ्रूपुट। थ्रूपुट जो है फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग का। थ्रूपुट क्या होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग शुड अटेम्प्ट टू सर्विस द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम। द हायर द नंबर द मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो थ्रूपुट क्या होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग आपका एक्चुअली अटेम्प्ट करता है कि जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम उसको प्रोसेस को पर यूनिट टाइम यूज़ कर सके, और जितना ज़्यादा आपका नंबर होगा उतना ज़्यादा आपका काम होगा सिस्टम के थ्रू। दैट इज नोन एज थ्रूपुट हियर। The second criteria for the CPU scheduling we have is waiting time. Waiting time जो होता है the average period of time a process spends waiting. तो basically जितना average period of time आपका process spend करता है waiting में, process is normally in a ready queue in waiting time. process जो है वो normally आपका ready queue में रहता है एक waiting time के लिए। टर्न अराउंड टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टर्न अराउंड टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस सबमिशन टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, जो कि मैंने अभी आपको टर्न अराउंड टाइम निकालते टाइम पे आपको बताया था कि बर्स्ट टाइम और वेटिंग टाइम को ऐड करने के पे ही होता है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? वो बेसिकली आपका प्रोसेस सबमिट करता है जब आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, दैट इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम हियर। टर्न अराउंड टाइम अगर आपको निकालना है तो नो वरी, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट। उसका बर्स्ट टाइम को, उसके सीपीयू बर्स्ट टाइम को और उसके वेटिंग टाइम को आप ऐड कर लोगे, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा टर्न अराउंड टाइम हियर। Now moving on with the next one, that is response time here. Response time क्या होता है? Response time is it is the time from the submission of a request until the first response is produced. तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जब आपका ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपका रिक्वेस्ट सबमिट होता है जब तक फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका प्रोड्यूस ना हो पाए। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है दैट इज इट इज़ अ वेरी it is an average function of time that during which the process is busy. आपका जो CPU यूटिलाइजेशन होता है ये आपका एवरेज फंक्शन टाइम होता है जब आपका प्रोसेस आपका बिजी हो, तब आपका ये एवरेज फंक्शन टाइम निकालता है in the case of the CPU utilization here. Now moving on with the next one that we have your sixth one, and that is of fairness. And the seventh CPU that criteria performance criteria we have priority, then we have a predictability. बट यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किए उसमें से थ्रूपुट है, देन वी हैव डिस्कस अबाउट वेटिंग टाइम, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द टर्न अराउंड टाइम, रिस्पांस टाइम एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन. नाउ मूविंग अहेड दैट वी हैव हियर टू डिस्कस. So here we have a sixth performance criteria, that is your fairness here. Avoid the process from the starvation. हम avoid करते हैं process को starvation से, that is all about fairness here. All the process must be given equal opportunity to execute. हर एक process को equal opportunity दी जाती है कि वो अपना execute कर सके, that is what all about fairness here. Priority क्या होती है? This is the seventh performance criteria with reference to the CPU scheduling here, and that we have is if the operating system assign priorities to the process, the scheduling mechanism should favor the higher priority process. तो priority process जिसमें हमने जिसको पहले priority रखी होगी वो पहले process शेड्यूल होगा, वो पहले प्रोसेस आपका प्रोसेस लेगा, आपका असाइन किया जाएगा। तो जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने प्रायोरिटीज रखी होगी प्रोसेस को, उस हिसाब से वो शेड्यूल मैकेनिज्म को फेवर करेगा और हायर प्रायोरिटी को पहले लेगा. The eighth one we have is predictability. Predictability is a given process always should run in and about the same amount of time under the similar system load. तो predictability क्या होती है? एक given process जो होता है आपका वो आपका run करना चाहिए एक same amount of time के लिए under the same system loads के बारे में. Now related to the performance criteria here, depending upon the nature of the operation, the scheduling policy may differ. जैसे जैसे आपका operations का nature change होता रहेगा वैसे वैसे आपके जो scheduling policies हैं वो भी differ करती रहेंगी. It totally depends upon the nature of operation, the scheduling process, the scheduling policies were made differ there. The CPU utilization and the throughput are the system centered parameters. आपका जो CPU utilization होता है और जो throughput होता है सिस्टम का वो centered parameters होते हैं.
फेयरनेस इज अफेक्ट बाय द यूजर एंड सिस्टम। फेयरनेस जो है वो आपकी इफेक्ट अगर होगी भी तो वो आपके यूजर के हैंड से एंड से और सिस्टम के एंड से ही होगी। Now talking about the next one that we have first in first out, that is FIFO scheduling। first in first out मतलब जो पहले आया वो पहले ही जाएगा, तो ऐसा केस है, तो ये FIFO scheduling इसे हम कहते हैं। This is also a type of a scheduling here। FIFO, that is first in first out, is also called first come first served scheduler। first in first out को हम first come first served का मतलब जो पहले आएगा उसको पहले served किया जाएगा, वो scheduling है। method, the process are dispatched according to their arrival time। जो जो उनका arrival time होगा उसी के हिसाब से ही वो process dispatched भी होगा at a ready queue, एक ready queue में। FIFO इज नॉन प्रिमिटिव। FIFO जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो आपका नॉन प्रिमिटिव है। अभी मैंने स्टार्टिंग की क्लास में ही प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बताया था, तो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। Now talking about the first in first out here, first in first out is a simple to implement because it uses the FIFO queue। FIFO जो first in first out आपका है वो आपका simple है implement करने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें first in first out queue use होता है। This algorithm is fine for most of the batch operating system। ये आपका algorithm जो है वो आपका most of the batch operating system को भी favor करता है algorithm को। FIFO is not useful in scheduling। FIFO जो है first in first out जो है scheduling में use नहीं होता, that is not useful in scheduling interactive process because it cannot guaranteed a short response time। ये आपका short response time को guarantee नहीं कर सकता, इस वजह से FIFO जो है वो आपका scheduling interactive process के लिए यूज भी नहीं होता। ओके, बिकॉज ये गारंटी नहीं करता शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम को कि वो एट अ सडन रिस्पॉन्स देगा और शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम होगा उसका। So now moving on with the head that we have to discuss the difference to the first in first out scheduling here। Here we have when when a new process enters into the system। जब कोई new process enter करता है system में, it process control blocked and linked to the end of the ready queue and it is removed from the front of the queue। जब कोई भी new process enter करता है system में तो उसका जो process होता है वो control करता है उस block को कि वो link कर सके end of that ready queue को आप control कर सके and it totally removed from that front of that queue here। The turnaround time is unpredictable with the FIFO algorithm। जो turnaround time जो कि हम निकालते हैं burst time और waiting time को प्लस करके ऐड करके, तो turnaround time जो होता है वो unpredictable होता है कि first in first out algorithm के केस में। Average waiting time and first come first serve is an often quite long। एवरेज वेटिंग टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में वो थोड़ा क्वाइट लॉन्ग होता है। रियल लाइफ एनालॉजी इज बाइंग टिकट्स। रियल लाइफ अगर हम एनालॉजी विद रेफरेंस टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर सकते हैं तो बाइंग टिकट, तो जैसे कि आप रेलवे लाइन में की बात करते हैं या बस लाइन की भी बात करते हैं, आप रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन गए, सो जब आप स्टेशन बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप क्यू के फॉर्म में जब आप टिकट लेने के लिए एक के बाद जो जैसे आता रहता है वो उस पोजीशन पे लगा रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो टर्न अराउंड टाइम हम निकालते हैं। दैट इज ऑफ रियल लाइफ एनालॉजी के हिसाब से बाइंग टिकट्स इज दैट एग्जाम्पल।
Basically now we are understanding what is convey effect. Convey effect क्या होता है, that what we have to understand in an easy way, क्योंकि convey effect भी पूछ लिया जाता है. वैसे तो ज़्यादातर नहीं पूछा गया है, 2 या 3 बार ही पूछा गया है, बट of course it does not mean कि वो पूछा भी नहीं जाएगा, तो पूछा जा सकता है. इस वजह से convey effect we will start discussing. convey effect की अगर हम बात करते हैं, so convey effect होता है to reduce input output device utilization, जिसमें convey effect में आपका वो reduce करता है input output device utilization, and all input output bound process will be waiting excessively long for the processor bound ones, and this is called convey effect. तो convey effect का भी define करने को अगर आपको बोला जाए तो you can just answer to reduce input output device utilization, all input output bound process will be waiting excessively long for the processor bonds one. This is called convey effect here. Now the next related to that, the if one process monopolizes the system, अगर कोई एक process है वो monopolize कर देता है system को, the extent of its overall effect on the system performance depends on the scheduling policy, whether the process is in the processor bond and or input output bond. अगर कोई प्रोसेसर है वो मोनोपलाइज कर देता है सिस्टम को एक एक्सटेंट तक के, ओके, तो उसका जो इफेक्ट आएगा सिस्टम परफॉर्मेंस पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मोनोपलाइज कर देगा एक सिस्टम एक प्रोसेस, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर इफेक्ट तो आना ही है परफॉर्मेंस का. तो वो जो इफेक्ट आएगा वो टोटली डिपेंड करता है कि कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी दी गई है और कौन सा प्रोसेस या प्रोसेसर बॉन्ड यूज़ किया गया है इनपुट, या फिर कौन से इनपुट आउटपुट बॉन्ड यूज़ किया गया है. तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट. आई हैड टोल्ड यू कि शेड्यूलिंग प्रोसेस जो होता है वो आपका टोटली डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन सा है, प्रोसेस कौन सा हो रहा है. नाउ रिलेटेड टू द शेड्यूलिंग अगर हमने बात की है तो सीपीयू शेड्यूलिंग के रेफरेंस में हम बात कर लेते हैं. सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ व्हाट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास से ही बताया कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, बिकॉज हमने इसका टॉपिक ही डिस्कस किया है और वो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. इस टाइम पे भी थोड़ा सा इन डिटेल बता देती हूँ क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन. डिफाइन सीपीयू शेड्यूलिंग. सो सीपीयू शेड्यूलिंग इन अ मल्टी programming environment, usually more programs to be execution than could possibly be run at one time. मल्टी प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे. तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है उसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं एक ही टाइम पे, तो वो उसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग यूज़ होता है. इन सीपीयू शेड्यूलिंग इट्स स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. सीपीयू रिसोर्स मैनेजमेंट इज कॉमनली नोन एज अ शेड्यूलिंग. तो बेसिकली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करना ही सीपीयू शेड्यूलिंग यूज़ करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग करता है बेसिकली. और जो सीपीयू रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो उसी को ही हम दैट इज़ नोन एज शेड्यूलिंग हियर. With reference to the CPU scheduling here, the objectives of multi-programming is to increase the CPU utilization. अगर हमारा जो multi-programming का जो actually objective है वो सिर्फ यही है कि हम CPU utilization को increase कर सके. CPU scheduling is one kind of fundamental operating system function. तो अगर हम बात करते हैं CPU scheduling की, तो CPU scheduling एक fundamental operating system function है जो कि आपका मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है. Now with reference to the CPU scheduling only, that we will discuss some of the more points related to that here. So here the user program contains combination of CPU burst cycle and input output burst cycle. तो user program जो होता है उसमें आपका CPU burst cycle पे होता है और input output burst cycle भी होता है. Process starts with CPU burst cycle and then input output burst cycle again, CPU burst cycle again, input output burst cycle. तो पहली बार जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है तो पहले वो CPU बर्स्ट लेता है, उसके बाद बर्स्ट करता है, देन उसके बाद फिर वो इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल, फिर उसके बाद फिर वही सेम रिपीट होता है. CPU होता है बर्स्ट, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल, फिर CPU बर्स्ट साइकिल, फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल. तो ऐसे ही मूव ऑन करते रहते हैं पूरा प्रोसेस में. इन दिस वे द प्रोसेस कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन. इसी तरह से CPU बर्स्ट, फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट, फिर CPU बर्स्ट, फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट, इसी तरह से पूरा प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है.
प्रोसेस विल टर्मिनेट आफ्टर फाइनल सीपीयू बर्स्ट साइकिल कंप्लीट। और प्रोसेस तब टर्मिनेट होता है जब आखिरी आपका सीपीयू बर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसी तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। शेड्यूलिंग मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस from the CPU and the selection of another process on the basis of the particular strategy। अगर शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो शेड्यूलिंग मैकेनिज्म एक पार्ट है आपका प्रोसेस मैनेजर का, जो कि हैंडल करता है आपका दैट रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस को रिमूव करता है। उसके साथ साथ जो सीपीयू में से रनिंग प्रोसेस को हटाता है और सेलेक्ट करता है उस अनदर प्रोसेस को ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी एनालाइज की गई है उसके अकॉर्डिंग उसको वो रिमूव करने के बाद यूज करता है। शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस ऑन द सीपीयू। जो शेड्यूलर होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेसेस जो सीपीयू के होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि विच वन इज द बेस्ट एंड वाई, कौन सी बेस्ट है और क्यों है। सीपीयू शेड्यूलिंग या फिर आपका ये जो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम लोगों ने पढ़ा है, रॉबिन राउंड रोबिन पढ़ा है, तो वो सारे में कौन सी बेस्ट है और क्यों है वो बेस्ट। एक्चुअली अगर कोई चीज़ बेस्ट भी है तो वो क्यों है ये हमें जानना ज़रूरी है, तो दैट विल डिस्कस एंड दैट हैज़ बीन आस्क्ड इवन दो। The first step in determining which algorithm and what parameter setting with that algorithm is optimal for the particular operating environment to determine what criteria are to be used, what goals are to be targeted, and what constants, if any, must be applied. For example, one might want to maximize the CPU utilization subject to the maximum response time of 1 second. तो बेसिकली अगर मैं कोई भी एल्गोरिथम को बोल रही हूँ कि वो बेस्ट है और क्यों है, तो उसके लिए पहले बात तो ये देखना पड़ता है कि वो किस पैरामीटर्स पे वर्क कर रहा है उस एल्गोरिथम का, और दूसरी चीज़ उसकी जो ऑप्टिमल पर्टिकुलर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमल है तो वो कैसी है, उसका क्राइटेरिया जो यूज्ड हो रहा है वो कैसा है, गोल क्या है, टारगेटेड गोल क्या है, और क्या कॉन्स्टेंट्स उसके यूज हो रहे हैं या फिर क्या कॉन्स्टेंट्स को हमें अप्लाई करना पड़ेगा उस पर। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो बेस्ट है और ये क्यों है। एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी को अपना मैक्सिमाइज करना है सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम 1 सेकेंड पे वो देगा, उसके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। One criteria have been established, then different algorithm can be analyzed and best choice determined। तो एक क्राइटेरिया अगर आप इस्टेब्लिश कर लेते हो डिफरेंट algorithms का, तो उसके अकॉर्डिंग आप उन दोनों को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि बेस्ट चॉइस क्या होगी डिटरमाइन करने के लिए। Now we have one question here related to the your syllabus only, that is unit 3, and we are discussing the CPU scheduling, तो and that only कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम। आपको टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है। लेट मीन्स टी आपको मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, वेटिंग टाइम और प्लस आपका जो सीपीयू बर्स्ट टाइम होता है, इन दोनों को ऐड करोगे आपको टी मिल जाएगा। एंड वेटिंग टाइम आपको निकालना है, तो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस दिए होंगे, इफ़ दीज प्रोसेसेस आर यूजिंग, अगर ये प्रोसेसेस आपका SGF यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपका SGF FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, अगर ये दोनों के बेसिस में आपको बताना है SGF पे द शॉर्टेस्ट जॉब पाथ फर्स्ट जो होता है वो वाला पे हमें डिस्कस करना है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे डिस्कस करना है। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन 2009 एंड 2010, और दोनों के बेसिस पे हाफ पे ही हम प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। सो द लेट्स गो थ्रू विद द क्वेश्चन हियर इज, so here you can see that this is the process, this is arrival time और ये आपका बस टाइम है। ठीक है, अराइवल प्रोसेस 1 के लिए अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस 1 के लिए अराइवल टाइम है 0 और बस टाइम जो है वो 8 है। प्रोसेस 2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो अराइवल टाइम है 1 और बस टाइम आपका है 4। प्रोसेस 3 के लिए बात करते हैं तो अराइवल टाइम है 2 और बस टाइम है आपका 9। प्रोसेस 4 के लिए बात करते हैं तो अराइवल टाइम है 3 और आपका बस टाइम है 4। तो उस तरह से अराइवल टाइम है आपके 0 1 2 3 एंड बस टाइम है आपके 8 4 9 5, P2 P1 P2 P3 एंड P4 के लिए। अब वेटिंग टाइम फॉर SGF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो हमने बताया था, तो उसके हम वेटिंग टाइम निकालेंगे एंड वी कंसिडर्ड एज नॉन प्रिमिटिव। हम SGF के कंसिडर में वेटिंग टाइम जो निकाल रहे हैं उसमें हम नॉन प्रिमिटिव उसे समझ रहे हैं, उसके कंसिडरेशन में हम निकाल रहे हैं। तो P1 के लिए जो है वो आपका वेटिंग टाइम 0 है। P2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो P2 के लिए ऑब्वियस ही बात है 7 होगा, एंड P3 के लिए अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी योर 15, और P4 के लिए हम बात करते हैं तो दैट विल बी द 9 हियर। ओके, तो इस तरह से हम इसको जो वेटिंग आपका अगर नॉन प्रिमिटिव समझते हैं SGF को, तो नॉन प्रिमिटिव SGF में P1 इज 0, P2 इज 7, P3 इज 15 एंड P4 इज 9 हियर।
विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम वेटिंग टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बिहाफ पे करें, क्योंकि ये SGF के बिहाफ में किया है, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बिहाफ पे करते हैं, सो दैट व्हेन वी हैव हियर इज वेटिंग टाइम फॉर द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रोसेस 1 के लिए 0 है हमारा वेटिंग टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए, प्रोसेस 2 के लिए आपका 7 है, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड प्रोसेस 3 के लिए आपका जो वेटिंग टाइम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का वो 10 है, और प्रोसेस 4 के लिए आपका वेटिंग टाइम जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का है दैट इज़ 18 है। सो टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको पहले बताया था, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को ऐड ऑन करते रहोगे, आपको टर्न अराउंड टाइम मिलता रहेगा। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता दिया था, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस, टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, दिस विल बी द योर फॉर्मूला to find out the turnaround time, that is TTM. Now with respect to that turnaround time हमें निकालना है P1 के लिए, P1 के लिए 8 आया है, P1 के लिए 8 कैसे आया है, क्योंकि जो वेटिंग टाइम है हमारा वो हमारा 0 है, और हमारा जो बर्स्ट टाइम है दैट इज़ 8, तो 0 + 8 दैट विल बी, तो P1 के लिए हमारा होगा 8 होगा, तो जो कि आपका आया है। प्रोसेस 2 के लिए बात करते हैं, तो प्रोसेस 2 के लिए जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है दैट इज़ 11 है, क्योंकि प्रोसेस 2 के लिए अगर हम बात करते हैं, सो हियर वी हैव विद रिस्पेक्ट टू दैट, अगर हम वेटिंग टाइम की बात करते हैं और बस टाइम की बात करते हैं, तो बस टाइम आपका है दैट विल बी 4, एंड ऑफ कोर्स प्रोसेस 2 के लिए, एंड आपका जो वेटिंग टाइम है वो आपका 7 है, तो 7 + 4 देन वी विल हैविंग P2 के लिए 7 + 4, तो देन वी हैव 11 हेयर, तो P2 के लिए 11 आएगा। P3 के लिए अगर हम बात करते हैं, P3 के लिए आपका बर्स्ट टाइम है 9, एंड आपका जो वेटिंग टाइम है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो आपका जो 9 है यहाँ पे और 15 है, ओके 9 और 15 की बात करती हूँ, तो 15 में 9 ऐड करेंगे, और देन वी हैव हियर इज़ 24 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पे P3 में है। उसके बाद P4 के लिए बात करते हैं, तो P4 के लिए हमारा बर्स्ट टाइम है 5, और उसका हमारा जो आपका वेटिंग टाइम है दैट विल बी हियर इज 9, एंड 5 + 9 दैट विल बी 14 ईयर। तो इस तरह से हमारा आंसर निकलेगा, एंड हम प्रोसेस अगर हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो विल जस्ट ऐड ऑन अ वेटिंग टाइम एज वेल एज द बर्स्ट टाइम, एंड यू कैन फाइंड इट आउट लाइक दिस, okay. Now after that, other than that, we have to move on with the next here. सो ये जो टर्न अराउंड टाइम हमने निकाला है, ये बेसिकली हमने विद रिस्पेक्ट टू एस जे एफ का वेटिंग टाइम लिया है, और पास टाइम लिया है, उसको ऐड ऑन करके हमने प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 का निकाला है। तो टर्न अराउंड टाइम फॉर द SGF या P1 = 8, P2 = 11, P3 = 24, and P4 = 14 here. Now we will find it out with this turn around time with respect to the first come first serve here that we have. सो टर्न अराउंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि आपका FCSS होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो बेसिकली टर्न अराउंड टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं, तो P1 जो है वो मेरा 8 है, और आपका जो P2 है दैट इज़ 11, P3 जो है वो 19 है, और P4 जो है 23 है। अब अगर हम टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं, टर्न अराउंड टाइम का मैंने आपको बताया था कि वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम होता है। तो बर्स्ट टाइम, अगर हम वेटिंग टाइम की बात करते हैं, तो वेटिंग टाइम P1 के लिए जो है वो मेरा दैट विल बी हियर इज योर दैट इज़ 0, एंड अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आई एम रिस्पेक्टिंग टू द FCFS, एंड जो बस टाइम है वो हमारा 8 है, तो दैट इज़ 0 + 8 दैट विल बी 8 ईयर। तो हमारा TT जो आपका प्रोसेस 1 के लिए निकलेगा दैट विल बी 8 ईयर। प्रोसेस 2 के लिए बात करते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम हमारा जो निकलेगा दैट विल बी फॉर दैट सेक वी हैव अ वेटिंग टाइम विद रिस्पेक्ट टू FCFS दैट इज़ 7, और हमारा जो बस टाइम है वो हमारा 4 है, तो 7 + 4 दैट विल बी द 11 ईयर। प्रोसेस 3 के लिए निकालते हैं अगर टर्न अराउंड टाइम, तो प्रोसेस उसके लिए हमारा जो वेटिंग टाइम है दैट इज़ यर 10, एंड आपका जो बस टाइम है दैट विल बी द 9 है, तो 10 + 9 दैट इज़ 19, तो 19 हमारा आंसर आ रहा है। फिर प्रोसेस 4 के लिए बात करते हैं, प्रोसेस 4 के लिए हमारा जो वेटिंग टाइम है वो है 18, और बस टाइम जो है वो 5 है, तो 18 + 5 वी विल गेट 23 है। तो प्रोसेस 4 के लिए आपका टर्न अराउंड टाइम जो है वो 23 है, दैट विल बी हियर। सो एज यू गॉन थ्रू विद दैट, टर्न अराउंड टाइम FCFS के लिए है, प्रोसेस 1 के लिए 8, प्रोसेस 2 के लिए 11, प्रोसेस 3 के लिए 19, एंड प्रोसेस 4 के लिए 23। विद सेम रिस्पेक्ट अगर वेटिंग टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी चेंज वेरिएशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो SGSF की बात करती हूँ, और विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलता है। Now with respect to that only we will solve the another question here, and then we have here is
कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। अब हमें यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम टी फिर से निकालना है एंड एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालना है फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ द प्रोसेस। जो है हमें सेट ऑफ प्रोसेस दिए हुए उसके रेफरेंस में हमको टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालना है। इफ़ दीज प्रोसेस आर शेड्यूल्ड यूजिंग, अगर हमें ये प्रोसेस शेड्यूल हुए हैं यूज़ करें एसजीएफ के फॉर्म में, एसजीएफ प्रायोरिटी, ये दोनों ही आपके लेने हैं। एसजीएफ फॉर्म में निकालना है और आपका प्रायोरिटी बेसिस पे भी निकालना है, और ये दोनों ही जो है वो आपके प्रिमिटिव है। दोनों ही यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि प्रिमिटिव है। नाउ लेट्स गो थ्रू विद द टेबल हियर। दैट टेबल इज प्रोसेस बर्स्ट टाइम दिया है, प्रायोरिटी दिया है एंड अराइवल टाइम दिया है। अभी तक की जो टेबल्स दी होती थी नॉर्मली प्रोसेस, बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम दी होती थी, बट क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी के केस के लिए बात की गई है तो प्रायोरिटी भी यहाँ पे दी हुई है। अब प्रोसेस 1 के लिए बात करते हैं। प्रोसेस 1 के लिए बर्स्ट टाइम है 7, प्रायोरिटी है 1 एंड अराइवल टाइम है 0। प्रोसेस 2 की बात करते हैं तो बर्स्ट टाइम है 3, प्रायोरिटी है 2 और अराइवल टाइम है 4। प्रोसेस 3 के लिए बात करते हैं तो बर्स्ट टाइम है 9, प्रायोरिटी है 3 और आपका अराइवल टाइमिंग है 7। तो इसके रेफरेंस से पहले हम एसजीएफ के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व इन द रेफरेंस ऑफ प्रायोरिटी हियर। ओके, एज ऑफ यू कैन सी दैट, जैसा कि आप देख सकते हैं वेटिंग टाइम फॉर द एसजीएफ प्रिमिटिव की अगर बात करते हैं, क्योंकि बोला है बहुत प्रिमिटिव तो हम प्रिमिटिव ही लेंगे। P1 जो है वो हमारा 0 है, P2 जो है वो हमारा 3 है और P4 और 3 जो है वो हमारा यहाँ पे भी 3 है। तो 033 वी हैव टेकन दिस। ये हमारा वेटिंग टाइम एसजीएफ का निकला। अब वेटिंग टाइम के लिए हम यहाँ पे जो एवरेज वेटिंग टाइम लेते हैं तो हम ऑलरेडी क्या करते हैं, जो भी हमें प्रिमिटिव वेटिंग टाइम दिए होते हैं हम उनको ऐड ऑन करते हैं, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटी होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 + 3 + 3, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे 0 + 3 + 3, क्योंकि वह 1 2 3 3 क्वांटिटीज़ हैं तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे उसे। तो 3 + 3 दैट इज़ 6, तो हमारा 6/3 आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा 2 आएगा। एवरेज वेटिंग टाइम हमारा आ रहा है 2। नाउ वेटिंग टाइम फॉर द प्रायोरिटी प्रिमिटिव। अगर हम प्रायोरिटी प्रिमिटिव की बात करते हैं तो प्रायोरिटी प्रिमिटिव में P1 जो है वो 0 है, आपका P2 जो है वो 3 है और P3 जो है वो भी 3 है। तो 0 + 3 + 3 सेम है। तो अभी इसको हम मूव ऑन करेंगे वेटिंग टाइम फॉर द प्रायोरिटी प्रिमिटिव के लिए। उसके बाद वहाँ पे भी हम सेम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम 1 2 3 3 क्वांटिटीज़ है, पहले उसको ऐड ऑन करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे एंड देन फाइंड द आंसर। लेट्स गो अहेड हियर। Here you can see that average waiting time जो है हमने जैसे कि बताया था 0 + 3 + 3/3, क्योंकि 1 2 3 3 क्वांटिटीज़ है तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब 0 + 3 + 3, 3 + 3 दैट इज 6, तो 6/3 हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर हमारा आ रहा है 2, दैट इज 2 इज एज आंसर। सो एवरेज आपका वेटिंग टाइम जो है वो 2 आएगा हेयर ऑल्सो। अब टर्न अराउंड टाइम फॉर द एसजीएफ प्रिमिटिव। अब हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एसजीएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड दैट इज ऑल्सो प्रिमिटिव, दैट हैज़ बीन मेंशन। ये दोनों ही आपका प्रिमिटिव है। तो P1 की बात करते हैं, P1 इज 7, P2 जो है वो 6 है, P3 जो है वो आपका 12 है। टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि यहाँ पे मैंने टर्न अराउंड टाइम का आपको फॉर्मूला बहुत बार बताया है कि वेटिंग टाइम को आप बर्स्ट टाइम से प्लस कर देते हो, यू विल फाइंड द आंसर हियर। ओके, so with respect to that only we have turn around time for the priority primitive। priority के भी केस में वो primitive ही है, तो उसके के बिहाफ पे P1 जो है वो हमारा 7 है, P2 जो है वो 6 है और P3 जो है वो 12 है, same as above, that is in the case of SGF primitive and as well as priority primitive here also। नाउ प्रायोरिटी प्रिमिटिव हम निकालना तो सीख रहे हैं, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटी प्रिमिटिव होता क्या है। बेसिकली प्रायोरिटी प्रिमिटिव से ज़्यादा हम जानेंगे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है, क्योंकि उसके बिहाफ पे यू विल बी गेटिंग अंडरस्टूड कि क्या एक्चुअली में उसके लेवल पे आता है। Here you have your topic, that is your priority scheduling। priority scheduling क्या होता है बेटा, that is priority scheduling is a primitive और non primitive। priority scheduling जो होता है वो आपका primitive भी हो सकता है और non primitive भी हो सकता है। तो priority scheduling आप कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि नहीं वो primitive ही होता है या non primitive ही होता है, वो priority depends upon the process, depend upon the scheduling। तो basically priority scheduling जो है वो आपका primitive और non primitive दोनों हो सकता है। Priority of the process can be defined either internally or externally। Internally defined priority consider the time limits, number of open file, use of memory and use of input output devices। तो priority scheduling जो है वो primitive भी हो सकती है, non primitive भी हो सकती है। priority जो process की होती है वो हम define इस तरह से कर सकते हैं, वो priority जो है वो internal
इंटरनली भी डिफाइंड हो सकती है और आपकी एक्सटर्नली भी डिफाइंड हो सकती है। अगर इंटरनली डिफाइंड प्रायोरिटी है तो वो आपके टाइम लिमिट्स के बेस पे हो सकती है, नंबर ऑफ ओपन फाइल्स, कितनी फाइल्स आपने ओपन की उसके बिहाफ पे हो सकती है, इवन दो यूज़ ऑफ मेमोरी, कितना मेमोरी आप यूज़ कर रहे हो उसके बिहाफ पे भी हो सकती है, एंड द यूज़ ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस उसके बिहाफ पे भी हो सकती है। तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट that priority scheduling is that what I had said told you about, that it is primitive and non-primitive as well, and that a priority of that process can be defined either internally or externally. Internally, if it is defined, the priority considered the time limits and the number of open file use of the memory, and the use of the input output devices also. विद रिगार्ड ऑफ दैट, एक्सटर्नल प्रायोरिटीज़ अगर सेट की गई हैं तो एक्सटर्नल प्रायोरिटीज़ किसके बिहाफ पे होंगी? एक्सटर्नल प्रायोरिटीज़ आर सेट बाय यूजिंग एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस। अगर एक्सटर्नल प्रायोरिटी सेट है तो उसके एक्सटर्नल पैरामीटर्स यूज़ किए गए होंगे प्रोसेस के, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोसेस का, कॉस्ट क्या है प्रोसेस का, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, तब आप एक्सटर्नल प्रायोरिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हो विद रेफरेंस टू द एक्सटर्नल पैरामीटर्स। This scheduling, in this priority scheduling, CPU selects higher priority. CPU जो है वो आपका higher priority को पहले select करता है, priority process first. If the priority of the two processes is the same, that is first come first serve scheduling algorithm is applied for solving the problem. अब वैसे भी तो जो CPU होता है वो जिसकी सबसे ज़्यादा higher priority होती है उसको पहले लेता है for the process, और second उसके बाद बट अगर मान लो कोई दो आपके प्रोसेस हैं जिनकी सेम आपकी प्रायोरिटी है, मान लो इसकी भी फर्स्ट इसकी भी फर्स्ट है, तो उस तब हम उसके टाइम पे फर्स्ट कम फर्स्ट ऑफ यूज़ करते हैं कि जो पहले आया उसको पहले प्रोसेस को यूज़ करेंगे, और अंदर अदर दूसरे वाले को, प्रायोरिटी अगर सेम हुई दोनों की तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वो चीज़ें लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मोर फर्दर रिलेटेड टू दिस। Here we have a non-primitive priority algorithm will simply put the new process at the head of the ready queue. जो आपका non-primitive priority algorithm होता है, non-primitive जो priority algorithm है वो simply आपको एक new process पे head of the ready queue में होता है. The non-primitive scheduling algorithm currently executing process will not change state. अगर as non-primitive scheduling algorithm used हो रही है तो जो currently execute कर रहा होगा process उसकी कभी भी प्रायोरिटी, उसकी कभी भी स्टेट नहीं चेंज होती जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर रहा है। A primitive priority scheduling, the algorithm will preempt the CPU if the priority of the newly arrived process is higher than the priority of the currently running process. अगर primitive priority use हो रही है, scheduling use हो रही है, algorithm use हो रही है, तो वो preempt करता है CPU को उसकी priority के ऊपर कि अगर कोई newly arrived process आ रहा है और उसकी ज़्यादा हायर प्रायोरिटी है तो वो करंटली जो रन कर रहा होगा प्रोसेस उसकी प्रायोरिटी को कंपेयर करता है, उसके बाद वो उसको रन करवाता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है, उनके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ विल डिस्कस कि क्या ड्रॉबैक्स हैं जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लेके अपने साथ आता है। तो ड्रॉबैक्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो विद रेफरेंस टू दैट विल डिस्कस ड्रॉबैक ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हियर। And the drawbacks we have here is the drawbacks of priority scheduling. We have a waiting time is more for a lower priority process even if the required CPU burst time is less. Priority scheduling algorithm faces the starvation problem as well. अगर हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो जो वेटिंग टाइम होता है आपका वो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस पे ही होता है। अगर आपका सीपीयू बर्स्ट टाइम को रिक्वायर्ड है या सीपीयू बर्स्ट टाइम जो है आपका अगर वो कम है तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम होती है वो स्टार्वेशन प्रॉब्लम फेस कर सकती है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम आ जाती है। स्टार्वेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एजिंग टेक्निक, और बेसिकली अगर जो स्टार्वेशन प्रॉब्लम आती है उसे हम एजिंग टेक्निक के थ्रू यूज भी सॉल्व भी कर सकते हैं। And the third one we have, in aging the priority of the process will increase which is waiting for long time in a ready queue. आपका जो एजिंग होता है, जो आपका जिस एजिस टेक्निक की वजह से हम स्टार्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन एजिंग the priority of the process will increase which is waiting for a long time in a ready queue. ready queue में जो ज़्यादा लंबे टाइम तक की वेट कर रहा होता है उसमें हम ये एजिंग के थ्रू उसकी प्रायोरिटी प्रोसेस की इंक्रीज कर सकते हैं। So all total we have a three drawbacks of priority scheduling here. The first will be the waiting time is more for long lower priority process even if the required CPU burst time is less. Priority scheduling algorithm faces the starvation problem. Second is the starvation problem can be solved by using the aging technique.
Third is in aging, the priority of the process will increase, or which is waiting for a long time and in the ready queue here. Now with regard of that, we have some one question here, that the question we have is draw the Gantt chart. आपको Gantt chart बनाना है, and find average waiting time. आपको average waiting time भी निकालना है, response time of the process, and set the given following table. Following table को देखते हुए आपको उसका average waiting time भी निकालना है, response time भी निकालना है उस process का, और आपको उस table को form करके आपको Gantt chart भी बनाना है. Now we'll go ahead here. So here we have a process ID. Process ID है, arrival time है, execution time है, क्योंकि execution time और priority भी है. तो प्रोसेस आईडी में पहला है A B C D E, ये 5 प्रोसेस आपके. प्रोसेस A के लिए आपका अराइवल टाइम 0 है, एग्जीक्यूशन टाइम 10 है और प्रायोरिटी आपकी 3 है. प्रोसेस B के लिए अगर हम बात करते हैं तो अराइवल टाइम 0 है, एग्जीक्यूशन टाइम 2 है और प्रायोरिटी 1 है. प्रोसेस C के लिए आपका अराइवल टाइम 1 है, एग्जीक्यूशन टाइम 3 है और प्रायोरिटी आपकी 3 है. प्रोसेस D के लिए आपका अराइवल टाइम 2 है, एग्जीक्यूशन टाइम 1 है और प्रायोरिटी 5 है. प्रोसेस ई के लिए आपका अराइवल टाइम 2 है, अब एग्जीक्यूशन टाइम 4 है और प्रायोरिटी आपकी जो है वो 2 है. इसके रेफरेंस में हम गैंट चार्ट बनाएंगे फॉर द नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी. नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी के लिए तो यहाँ पे हमारा 0 से 2 बी के लिए है, और 2 एग्जीक्यूशन टाइम इसका 2 है, तो हमने प्रोसेस सबसे एक जो यहाँ पे था बी उसको एग्जीक्यूट किया 0 से 2 में. फिर 2 से 6 में हमने ई को एग्जीक्यूट किया, फिर क्योंकि 4 था. उसके बाद फिर हमने 6 से 16 जो था वो 10 का डिफरेंस था, तो हमने उसको ए को एग्जीक्यूट किया गैंट चार्ट पे. फिर उसके बाद 10 से 19 जो है वो हमारा सी है, एंड दैट वी हैव 3 हियर. एंड देन 10 से 20 जो एक है वो आपका लास्ट में डी हो गया. तो जिसकी ज़्यादा थी उसके हिसाब से हमने बी ई ए सी डी हमने उसके हिसाब से गैंट चार्ट को नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया. अब आते हैं वेटिंग टाइम के लिए. वेटिंग टाइम जो हमारा है, अगर हम वेटिंग टाइम की बात करते हैं तो वेटिंग टाइम हमारा ए के लिए जो है वो 6 है. ओके, सो वी हैव अ 6 हियर. देन बी के लिए हमारा 0 है वेटिंग टाइम. सी के लिए हमारा अगर देखो ए के लिए यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है ये 0 से 6 ने वेट किया, तो ये उसके लिए ए के लिए हो गया. बी के लिए यहाँ 0 है क्योंकि डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट हुआ है. सी के लिए 15 है. कैसे 15 है, सी कहाँ गया, ये गया. तो सी के लिए हमारा यहाँ पे 14 16 से शुरू हुआ है, तो 15 हमारा है. फिर हमारा डी के लिए हमारा 17 है, क्योंकि डी भाई बाद में एग्जीक्यूट किया है तो उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन है. ई के लिए हमारा जो है वो 0 है. ए के लिए 0 है क्योंकि 2 ही का डिफरेंस है, तो वो हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे हम बात हैं 6 0 15 एंड 17 एंड 0 ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे हम बात करते हैं तो विद रेफरेंस टू दैट ओनली वी हैव टू आंसर एवरेज वेटिंग टाइम के लिए. तो यहाँ पे 6 + 0 + 15 + 17 + 0, एंड यहाँ पे टोटल कितनी क्वांटिटीज है, कितने प्रोसेस है, 1 2 3 4 एंड देन 5. तो 5 1 2 3 4 5 हमारे हैं, तो अपॉन 5 क्या है. अब 6 + 15 + 17 + 0 0 + 0 तो वो 0 ही होगा. 15 + 17 that is 32. 32 + a 6 here that will be here 38. तो 38 आएगा, तो 38 अपॉन 5 किया है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो 7.6 आएगा. तो हम इसको करके दिखा देते हैं उन बच्चों को जिनकी थोड़ी सी मैथ्स कमज़ोर है. 38 अपॉन 5 है, तो 5 यहाँ आएगा, 38 यहाँ आएगा. सो 5 6 30, 5 7 35, 35 गया. 8 में 5 गया, 3 बचा, 3 में 3 गया, 0 बचा, 3 बचा. पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30. तो 5 6 30 मतलब हमारा जो आंसर आएगा 7.6 आएगा, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है. एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो आपका 7.6 आएगा. ना गो अहेड वी हैव हियर रिस्पांस टाइम, क्योंकि उन्होंने बोला था रिस्पांस टाइम भी लिखना है. तो रिस्पांस टाइम के लिए a = 0 है, b = 0 सॉरी a = 6 है, b = 0 है, c = 16 है और d = 19 है और E = 2 है. तो ये हमारा रिस्पांस टाइम है. रिस्पांस उसको कब मिला, उसके बिहाफ पे कि A = 6 है, B = 0 है, C = 16 है, D = 19 है और E = 2 है. तो in all total we had discussed related to SRTF, SJF and response time, Gantt chart, priority scheduling, as well as many more things that we had discussed in this class from the starting. From starting we had discussed about the primitive and non-primitive, difference between non-primitive and primitive.
तो उसके बिहाफ में मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो हमने डिस्कस किया है, तो वो सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज के क्लास में. सो दिस इज आफ्टर दिस विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर डेडलॉक, एंड दैट इज द लास्ट मोस्ट प्रोबेबली डेडलॉक के जितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके लास्ट टॉपिक यूनिट थर्ड के लास्ट टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे. एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द यूनिट 4 हियर. सो हम ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंप्लीट कर देंगे. यूनिट थर्ड इट इज़ 2.5 यूनिट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाफ से ज़्यादा ही. सो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. एंड इवन दो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दोज classes what we are offering here. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.